नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं मेंस ऐसे राइटिंग सीरीज के तहत जो हमारा प्रोग्राम है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि हम पीटी और मेंस दोनों प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आज हम मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी या पीसीएस के जीएस पेपर 1 से संबंधित है। और जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है, पूर्व मौर्य कालीन गणतंत्रों का उल्लेख कीजिए एवं उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने उनके पतन में सहयोग दिया। एक बार पुनः आप लोग क्वेश्चन देख लें। पूर्व मौर्य कालीन गणतंत्रों का उल्लेख कीजिए एवं उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने उनके पतन में सहयोग दिया। ये आज का प्रश्न है। और इस प्रश्न में देखिए दो चीजें हैं कि पहले तो पूर्व मौर्यकालीन जो गणतंत्र हैं आपको उनका उल्लेख करना है, उनके बारे में थोड़ा सा बता देना है। फिर उन तत्वों को बताना है कि जो उनके पतन के लिए उत्तरदायी थे, आखिर वो क्या कारण थे कि जो गणतंत्र थे वो असफल हुए और राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो आगे चल करके सरवाइव कर जाती है, वो सफल हो जाती है। तो एक छोटा सा आप परिचय दे दीजिए कि महाजनपद काल में दो तरह के राज्य थे। नंबर एक राजतंत्रात्मक और दूसरा जो है वो गणतंत्रात्मक। और राजतंत्रात्मक के तहत जैसे है कौशल, वत्स, मगध, अवंती आदि, ये सब राजतंत्र के उदाहरण हैं। और गणतंत्र के तहत यदि देखा जाए तो शाक्य, बुली, कलाम, विदेह, मल्ल, लिच्छवी आदि, ये सब जो हैं ये सब गणराज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप इसमें बता दिए कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, प्रमुख जो राजतंत्र थे और गणतंत्र थे उनका उल्लेख कर दिए। अब थोड़ा सा जो है आप अपने दूसरे पॉइंट में इन गणतंत्रों की क्या विशेषता है उसका एक संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो इनकी इनकी जो विशेषता, सबसे पहली विशेषता कि फैसला सर्वसम्मति से सभागार के माध्यम से, क्योंकि इनका नेचर ही गणतंत्रात्मक था। और जो ये गणतंत्र थे कई छोटे छोटे संघों से मिलकर बने होते थे। तो वही इसमें कहा गया है कि जो फैसला होता था वो सर्वसम्मति से होता था। अगर एक गणतंत्र में 5 गण शामिल हैं तो उन 5 गणों के जो हेड होते थे वो बैठते थे और उसमें जो फैसला होता था सर्वसम्मति से लिया जाता था सभागार के माध्यम से। तो ये इनकी पहली विशेषता हो जाती है। फिर दूसरी जो व्यवस्था है कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही विकसित थी, जो बहुस्तरीय अपीलीय माध्यम से होकर गुजरती थी। मतलब जो गणतंत्र की जो न्याय की व्यवस्था थी वो बहुत ही उन्नत थी। और वो उसकी तुलना हम आज की जो न्यायिक व्यवस्था है उससे कर सकते हैं कि जैसे आज न्याय में क्या होता है कि जो अपीलीय तंत्र होता है कि सपोज करिए यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि कोई मुकदमा हारता है तो उसको अपील करने के लिए हाई कोर्ट मिलता है। यदि हाई कोर्ट से भी हारता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी यदि उसको आपत्ति होती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है और ये इसलिए की जाती है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि आप ऐसे देखिए कि जो जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं, वो सब भी इंसान होते हैं। हो सकता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ही फैसला कर दिया जाए और जो जज है वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के या वो चीजों को समझ ना पाए और वो कहीं गलत फैसला दे दे, तो जो न्याय की अवधारणा है कि मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वो तो कोलैप्स कर जाएगा। तो वही प्रक्रिया। लेकिन अपीलीय तंत्र में क्या होता है कि जो न्याय होती है उसकी भली भांति समीक्षा की जाती है और तब एक अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो इसीलिए जो न्यायिक प्रक्रिया थी गणतंत्रों में उस समय, इस चीज को आप देख सकते थे कि वहां जो है बहुस्तरीय अपीलीय प्रणाली थी। ये इसकी बहुत ही प्रमुख विशेषता थी। तो ये दो विशेषता आप दिखा दिए। फिर आगे देख लीजिए आप लोग। फिर अगर इनकी राजनीति देखा जाए तो राजनीति में कई इकाइयां एक संघ का निर्माण कर लेती थी।
जिसमें रक्षा एवं विदेश मंत्रालय का संयुक्त संचालन करते थे। अतः संसाधनों का अभाव एवं छोटे छोटे आकार के बाद भी यह शक्तिशाली हो गए। बुद्ध ने वज्र संघ की एकता की प्रशंसा की है। जैसे ये करते क्या थे कि इनकी जो देखा जाती है बहुत छोटे भूभाग पे शासन करते थे, और इनका जो भूभाग था वो अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं था। न तो वहां बहुत ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते थे, न तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि ये जो तराई बेल्ट था उसी में ये डेवलप हुए थे। तो ये लोग क्या किए कि चूंकि ये एक गढ़ बनाए, 5-6 संघों का एक इनका गढ़ बन जाता था, और ये लोग करते क्या थे कि इनके जो विदेश की जो चीजें थी और रक्षा, ये संयुक्त होकर उस पे काम करते थे। इसीलिए इनका आर्थिक आधार छोटा होने के बाद भी, आप सोचिए अगर कोई एक राजा है और उसके विपक्ष में जो गणतंत्र है वो भले ही छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर उनकी सम्मिलित सेना अगर लड़ती है तो वो राजा को न केवल हरा सकती है और अपनी प्रतिरक्षा भी वो करने में सफल है। वही इसमें कहा जा रहा है कि अतः संसाधनों के अभाव एवं छोटे आकार के बाद भी ये शक्तिशाली हो गए थे। मतलब लिच्छवी जो गणराज थे ये काफी शक्तिशाली थे। आप इसकी चर्चा कई बार देखे होंगे। और बुद्ध ने खुद जो है वज्र संघ की एकता की प्रशंसा की है कि वज्र संघ इतना शक्तिशाली था कि अजातशत्रु जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माता था, विजेता था, उसने भी अगर फूट न डलवाई होती वज्र संघ में तो वो इसको सफल नहीं हो पाता, उसको अपने राज्य में मिला नहीं पाता। मतलब मगध जैसा साम्राज्य भी यहाँ सफल नहीं हो पाता। तो ये इनकी राजनीतिक विशेषता थी। फिर राजतंत्रों की शक्ति राजा की योग्यता पर निर्भर करती थी, जबकि गणतंत्रों की शक्ति उनकी एकता पर। देखिए राजतंत्र में क्या है कि राजा ही वो केंद्र में होता है और राजा के ही शब्द जो है वो कानून होते थे। तो इसलिए राजा का योग्य होना बहुत ही आवश्यक है। इतिहास में आप उठा लीजिए, बहुत से ऐसे वंश हुए कि एक राजा बहुत शक्तिशाली हुआ, बहुत प्रतापी हुआ, उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थी वो अयोग्य हुए, तो उस राजतंत्र का पतन कुछ ही वर्षों में हो गया। लेकिन गणतंत्र में क्या था कि गणतंत्र में चूंकि एक व्यक्ति का शासन नहीं था, एक व्यक्ति की इच्छा ही कानून नहीं होती थी, वहां बहुत से संघ मिलकर के निर्णय लेते थे, फैसला लेते थे। तो वहां एक तरीके से कहीं न कहीं ये एडवांटेज था राजतंत्रों की तुलना में ज्यादा, कि जो है वो उनकी जो शक्ति है वो बनी रहे। कि भाई चलिए अगर 10 गणतंत्र मिलकर के एक राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर उसमें 2 अयोग्य भी रहेंगे या 3 अयोग्य भी रहेंगे, तो 7 ऐसे रहेंगे कि जो उनकी अयोग्यता में भी चीजों को नियंत्रित कर लेंगे, नियंत्रण में कर लेंगे। तो ये इसकी सारी विशेषताएं हो गई। तो आपका जो प्रश्न का जो एक पक्ष है वो आपने बता दिया, जिसमें गणतंत्रों का उल्लेख कर दिया, और गणतंत्रों की जो थोड़ी बहुत विशेषताएं थी, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, आपने उसकी चर्चा कर दी। यहाँ विशेषता बताने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि यदि आप विशेषताएं नहीं बताएंगे तो फिर आप इनके पतन में जो इनकी कमियां थी कि पतन क्यों हुआ, तो आप उसको सही से बता नहीं सकते, तो वो उतना बताना भी जरूरी था। अब आते हैं कि गणतंत्रों के पतन का कारण, कि आखिर इतनी उन्नत व्यवस्था होने के बाद भी ये पतन के शिकार हुए, तो क्यों हुए। तो सबसे पहला इनका छोटा आकार एवं कमजोर होना। इनका वित्तीय आधार भी छोटा था, इसके लिए इसकी भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए एक तो ये आकार में छोटे थे, और दूसरी चीज मैंने अभी बताया है कि ये नेपाल की जो तराई वाला जो बेल्ट था उसी में ये डेवलप हुए थे। तो इनके पास वित्तीय जो है राजस्व का उस तरीके का स्रोत नहीं था। भाई मिनरल्स नहीं थे, खनिज संसाधन नहीं थे। साथ ही साथ जो उस समय राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र होता था वो होता था भू राजस्व, मतलब अनाजों का सरप्लस प्रोडक्शन।
वो इनके पास नहीं था, क्योंकि तराई के बेल्ट में बहुत सी चीजें उस तरीके से नहीं पैदा हो पाती थी। जैसे गंगा यमुना के जो दोआब का जो क्षेत्र है, जैसे जो मगध साम्राज्य का है, अवंती है, कोसल है, इस बेल्ट में जो पैदावार होती थी वो इनके पास नहीं था। अतः इनका जो आर्थिक आधार था वो बहुत छोटा था। फिर दूसरा जो है, इनकी शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक तो थी, किंतु इन्हें लोकतंत्रात्मक कहना उचित नहीं है। अब यहाँ इसलिए ये कहा जा रहा है कि गणतंत्र तो थे, कि भाई इनका जो हेड था वो एक तरीके से कोई एक हेड नहीं था, इसमें सम्मिलित लोग होते थे, लेकिन यह एक तरीके से लोकतांत्रिक नहीं थे। क्यों नहीं लोकतांत्रिक थे? कि समाज में एक छोटे से अभिजात वर्ग का संसाधनों पर स्वामित्व था, जबकि निचले तबके के लोगों पर कर का दबाव अधिक था। मतलब ये लोकतांत्रिक इसलिए नहीं थे कि जो गण संघ होते थे, उनके जो हेड होते थे और उनके आसपास के उनके जो नात बात होते थे, रिश्तेदार होते थे, भाई भतीजा होते थे, अगर देखा जाए तो वास्तविक सत्ता पर और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण इन्हीं लोगों को था। और ये लोग क्या था, ये लोग टैक्स नहीं देते थे, इन लोगों को तमाम तरीके का विशेषाधिकार प्राप्त होता था, और जिनके ऊपर ये डिपेंड थे उनकी आर्थिक स्थिति ही खराब थी। मतलब आप टैक्स किससे ले रहे हैं? टैक्स 90% जनता से ले रहे हैं, और जनता के पास खाने की ही व्यवस्था नहीं है। तो वही चीजें इसमें कही जा रही हैं कि जो है एक तरीके से सत्ता का संकेंद्रण यहाँ भी था, मुट्ठी भर लोगों के पास था, और वही इसका उपभोग करते थे। आप इसका उदाहरण ऐसे देख लीजिए कि जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं, कहने को तो वो समाजवादी हैं, लोकतांत्रिक हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। और ये व्यवस्था आप क्षेत्रीय पार्टियों में खूब पाएंगे कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे बिहार में आरजेडी हो गया, उत्तर प्रदेश में सपा हो गई, साउथ में डीएमके हो गया, एआईडीएमके हो गया, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो गया, तो ये कहने को तो लोकतंत्र में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही पार्ट है, लेकिन क्या इनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है? क्या इनके जो नेता हैं वो अपने सुप्रीम जो लीडर हैं इनके, चाहे सपा में श्री अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी जी हो या कोई भी इस तरीके के हो, इनके विरोध में जा सकते हैं? या कोई छोटा कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि यहाँ से हम उठ करके चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो वो नहीं होगा, क्योंकि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखिए, एक समय मुलायम सिंह यादव जी थे, अभी वर्तमान में फिर अखिलेश जी बने, हो सकता है कि अखिलेश जी के बाद उनके सुपुत्र या सुपुत्री में से कोई बने। लेकिन अगर सपा का कोई एक कार्यकर्ता चाहे कि हम जो है मुख्यमंत्री बन जाए, तो वो बहुत ही मुश्किल है, वो संभव नहीं है। तो वही चीजें हैं कि वहां भी जो है कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, और ये हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। और वही खामी जो है आपको इन गणतंत्रों में भी देखने को मिल रही है। तो ये किसी भी मेरा पार्टी को कुछ कहने का अगर कोई पार्टी से जुड़ा हो तो वो इसको अन्यथा में ना ले। मैंने एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए, मेरा किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, नहीं तो पता चले कि सपा और आरजेडी या ममता दीदी के लोग हमारे ऊपर हमलावर हो जाएं। तो ऐसा मत करिएगा, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। चलिए अगला देखिए। फिर अगला पॉइंट है कि यदि इनका चरित्र लोकतंत्रात्मक होता तो यह जनता में लोकप्रिय होती और राजतंत्री हमलों के समय जनता का ज्यादा सहयोग मिलता। अगर आप सोचिए कि अगर कोई नेता है, कोई राजा है या कोई व्यवस्था है, वो जनता के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को निर्वाह कर रही है, तो अगर उस पर कहीं बाहरी हमला होगा तो जनता उसके लिए खड़ी हो जाएगी, जनता सड़क पे आ जाएगी। सपोज करिए आज वर्तमान में ऐसे आप इसका उदाहरण लीजिए कि अगर भारत पे अभी कनाडा से हमारे रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं, अगर कनाडा से हमारी अगर कुछ चीजें बिगड़ जाए तो भारत की जनता अपने सरकार के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं, हम जो है भारत के नागरिक हैं। मतलब ये वी द पीपुल की एक भावना है यहाँ, लेकिन वो भावना यहाँ नहीं थी। यदि ये भी लोग कल्याणकारी होते
अपने लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे होते, तो जनता जो है, जब राजतंत्रात्मक हमले हुए तो जनता जो है वो राजा के साथ खड़ी होती, जो इनके हेड थे गणतंत्रों के। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये इनके जो चरित्र में जो खामियां थी उसको ये बता रही है, ये पॉइंट। फिर गण संघों में जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गण संघों में ठोस एवं त्वरित निर्णय नहीं हो पा रहा था। आप वर्तमान में भी देख लीजिए कि अगर कोई व्यवस्था है और वहां ये हो जाए कि 5 हेड हैं और पांचों में यदि सर्वसम्मति से कोई फैसला लिया जाए तो जो है वो फैसला सर्वसम्मत से तो हो ही नहीं पाता है। हाँ, उसमें एक प्रक्रिया होती है कि बहुमत के आधार पर कि भाई यदि 5 में 3 लोग हैं तो वो जो है मान लिया जाता है। लेकिन अगर पांचों लोगों में सहमति बनानी हो तो ये कितना कठिन है। और इसका उदाहरण आप जो है अपने न्यायपालिका से ले सकते हैं कि जब हमारी संविधान पीठ बैठती है किसी मुद्दे पर तो वहां भी निर्णय जो है वो बटा होता है कि अगर 7 न्यायाधीश किसी पक्ष में हैं तो 6 न्यायाधीश किसी पक्ष में होते हैं। तो वही चीजें हैं कि यहाँ तो पूरा पूरा अगर देखा जाए कि अगर 5 हैं तो पांचों में सर्वसम्मति बनाना बहुत कठिन था। और उस समय सोचिए, ईसा पूर्व की बात हो रही है, आज के करीब करीब 2500-3000 साल पहले की बात हो रही है। तो उस समय तो ये सब चीजें और जटिल थी, जब वर्तमान में भी सर्वसम्मति नहीं बन सकती और वैसे भी बनाया भी नहीं जा सकता, तो उस समय की क्या स्थिति रही होगी। तो यहाँ जो है निर्णय जो है वो ठोस एवं त्वरित नहीं हो पा रहा था। आप इसको दिखा दीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर गण संघों में फूट की प्रवृत्ति थी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये सभी मिलके बनते थे तो ये बहुत आसानी से फूट भी जाते थे। बुद्ध ने कहा था जब तक उनके बीच एकता बनी हुई है तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। किंतु जब अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसस्कर के माध्यम से एकता तोड़ दी तब वह उन पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। मतलब वही है कि ये बहुत जल्दी फूट का शिकार हो जाते थे, इनको तोड़ना आसान था। और इसका उदाहरण अजातशत्रु का आप जरूर दे दीजिएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से उसने जो है गणसंघों की एकता को नष्ट किया और उनको उनकी जो चीजें हैं वो बाद में मगध साम्राज्य में मिला ली। फिर गणतंत्रों के बीच जो एक अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, गणतंत्रों के बीच अपने संसाधनों का प्रयोग कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति राजतंत्रों की अपेक्षा कमजोर थी। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो गणतंत्रों के पास जो साधन थे उनका प्रयोग कर आगे बढ़ने की जो गति होती है वो उसमें बहुत पीछे थे। वनस्पति जो राजतंत्र थे, राजतंत्र जो है अपने संसाधनों का खूब उपयोग करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन गणतंत्र ऐसा नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? तो वही था कि भाई उनमें जो है निर्णय ही नहीं हो पाता था सर्वसम्मति से। तो और इसका जो उदाहरण आप देख लीजिए कि बुद्ध और महावीर का जन्म गणतंत्रों में तो हुआ, लेकिन राजतंत्रात्मक सत्ता ने इनका संरक्षण कर कल्याणकारी निरंकुशता का मार्ग अपनाते हुए ज्यादा शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर लिया। इसमें यह कहा जा रहा है कि बुद्ध और जो ये महावीर थे, इनका जो जन्म तो कहाँ हुआ? गणतंत्रों में हुआ, लेकिन इनको जो संरक्षण देने का काम राजतंत्रों ने किया। कि मतलब इनके अपने लोगों ने इनका उस तरीके से लाभ नहीं उठाया। आप देखेंगे कि अवंती हुआ, कौशल हुआ, मगध हुआ, इनकी चीजों को खूब संरक्षित किए और इनके माध्यम से जनता के बीच ये दिखाने में सफल रहे कि जो राजा है वो बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसका जो है वो एडवांटेज ले लिए और वो एक शक्तिशाली राज्य बनाने में सफल है। जबकि जो गणतंत्रों की वास्तविक संपत्ति तो गणतंत्रों की थी। भाई अगर देखा जाए तो बुद्ध और महावीर तो गणतंत्र की ही संपत्ति थे, ये अपनी संपत्ति का ही सही से उपयोग नहीं कर पाए। तो ये सब जो कमियां थी वही इनके पतन का प्रमुख कारण था। तो आज के जो प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और आगे आप लोग कुछ देख लीजिए। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। यदि आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो आपको यही मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ आप पीडीएफ में भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे। बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, जब आप ग्रुप में जुड़िएगा तो आप इसको देखिएगा भी।
तो एक फायदा तो ये है, दूसरा फायदा आंसर राइटिंग का है। और ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही के सहयोग से आगे बढ़ेगा। आगे एक सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी जाइएगा नहीं, बने रहिए। देखिए हमारा जो है, जो कि मैंने क्लास के प्रारंभ में ही बताया है कि हम पीटी मेंस के साथ साथ हम प्रीलिम्स के लिए भी बैच चला रहे हैं। तो प्रीलिम्स में जो हमारा है, जो एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर करवाएंगे प्रत्येक टॉपिक को, और उसमें जो हमारी भूमिका ये है कि हम जो पीवाईक्यू है उसको कराएंगे, जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है, और उनके माध्यम से हम संभावित प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी संभावना बहुत है कि आगामी परीक्षाओं में आने की, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कराई भी जा रही है। तो जो हमारा पिछला क्लास था वो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था और 1857 की क्रांति पे था, क्योंकि अभी हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री से हम काम कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा तो इसको 1 2 3 लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि 3 दिन के बाद जो है फिर हम इसके अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, तो आप इसका भी लाभ लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।